वेलकम टू सीधी शिक्षा। मैं डी निषाद सर। चलिए आज हम लोग देखते हैं 11th फिजिक्स का 9th चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। 9th चैप्टर क्या क्या होता है इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। 9th चैप्टर ठोसों के यांत्रिक गुण, हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के बेस पे जाते हैं। हम लोग फिजिक्स में हम लोग पहुंचते हैं 9th चैप्टर में ठोसों के यांत्रिक गुण के पास। इससे पहले हम लोग प्रीवियस वीडियो में चैप्टर नंबर 8 को क्लियर कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 9 में हम लोग देखने वाले हैं ठोसों के यांत्रिक गुण। वास्तव में ठोस किस तरीके से होता है, ठोस की अवस्था क्या होती है। जैसे कि हम लोग गैस 3 अवस्था देखते हैं, ठोस द्रव गैस के अंतर्गत देखते हैं। द्रव के बेस में भी हम लोग पढ़ते हैं द्रव की स्थैतिक अवस्था के बारे में, ठोस के अंतर्गत, गैस के अंतर्गत। तो हम लोग ठोसों के यांत्रिक गुण के बारे में जानते हैं। जैसे कि गति जो होती है, इस गतिज की स्थितिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है, ऊर्जा के प्रकार होती है जैसे कि गतिज ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। उसी के बेस पे हम लोग ठोसों के यांत्रिक गुण के बारे में आज जानेंगे कि वास्तव में ये ठोस किस किस अवस्था में इसका किस तरीके से इसका इफेक्टिव होता है, किस तरीके से यह रिलेटेड होता है, इसका जो अवस्था होता है वो किस तरीके से होता है, इसकी भौतिक अवस्था क्या होती है, जब ये गैस के साथ क्रिया करता है तो क्या होता है, जब ये द्रव के साथ क्रिया करता है तो क्या होता है। इस तरीके के वीडियो को हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले। इसके संपूर्ण नॉलेज जो होती है ठोस से संबंधित जितने भी यांत्रिक गुण है उसको हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इस तरीके के वो वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्लियर। और अपने मित्र, सखी, यार, दोस्त, सहेली लोग जितने भी हैं, अगर उनको भी आप लोग सीजी शिक्षा ऐप के बारे में, इस एप्लीकेशन के बारे में नहीं बताए हैं तो क्लास जब भी जाते हैं, जिस फील्ड में, जिस स्कूलमेट में जाते हैं जहां पर आप लोगों को क्लासमेट मिलते हैं और जितने फ्रेंड सर्कल मिलते हैं, फैमिली मेंबर्स मिलते हैं, जितने भी आपके रिलेटिव्स हैं, रिलेटिव वगैरह हैं, सभी को शेयर कीजिए। भाई आप अगर इसका लुत्फ उठा रहे हैं तो बाकी को भी लुत्फ उठाने का अवसर प्रदान करके अपने जीवन को सौभाग्यशील बना लीजिए। क्लियर। तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं ठोसों के यांत्रिक गुण। वास्तव में ठोस की यांत्रिक गुण किस तरीके से होती है या किस से रिलेटेड होती है, इस चीज के बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए आइए टॉपिक की शुरुआत करते हैं ठोस के यांत्रिक गुण से। तो पहला क्या है, प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। किसी भी चीज की बात होती है तो पहला इंट्रोडक्शन के बेस पे पहुंचते भाई। वास्तव में प्रस्तावना बहुत ही जरूरी होती है क्योंकि इंट्रोड्यूस होना बहुत ही जरूरी है। उस हिसाब से आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन बोलते हैं, इस कारण से इंट्रोडक्शन जानना बहुत ही जरूरी होता है क्योंकि इस चैप्टर में आपको यह पता चलता है भाई इस चैप्टर में होने वाला क्या है, इस चैप्टर हम किस किस चीज को देखने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग होता है। तो इसी इंपॉर्टेंट थिंग को आप लोग प्रस्तावना के बेस पे देखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो चलिए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। वास्तव में क्या होता है, किस तरीके से होता है, इस चीज को हम लोग यहां से देखते हैं भाई। तो माना कि जब वस्तु पर बाह्य बल लगाया जाता है, पहले से ये फिजिक्स में आ गया भाई। माना कि मैथमेटिक्स में आप लोग जानते हैं माना कि x है, माना कि y है, माना कि z है। फिजिक्स में भी होता है क्योंकि फिजिक्स आपका किंग है तो मैथमेटिक्स आपका क्वीन है। अगर मैथमेटिक्स का किंग है तो आपका फिजिक्स का क्वीन है। ये दोनों राजा रानी है भाई, एक राजा तो दूसरा रानी, दूसरा राजा तो पहला रानी, इस तरीके से। तो चलिए इसी बेस पे हम लोग इस चीज को देख लेते हैं। माना कि जब वस्तु पर बाह्य बल लगाया जाता है, माना कि जब वस्तु पर बाह्य बल लगाया जाता है, किस पर बाह्य बल लगाया जाता है, जब वस्तु पर बाह्य बल लगाया जाता है कि आंतरिक बल लगाया जाता है, तो बाह्य बल लगाया जाता है। क्लियर। तो जब वस्तु पर बाह्य बल लगाया जाता है, जब वस्तु पर बाह्य बल लगाया जाता है तो अध्याय के त्रिकी के अध्ययन में हमने यह पाया है कि यहाँ पर विस्थापन होता है, वह विस्थापित कई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, मतलब उस पर वस्तु की जो विरूपण होता है वो नहीं होता है, वस्तु के विरूपण आपका नहीं होता है। यहाँ पर एक दो वर्डों में थोड़ा सा अशुद्धियां हैं, उस चीज को आप लोग यहाँ पर समझ लीजिए। क्लियर। यह अक्षों के यह तभी संभव होता है ना, यह तभी संभव है जब वस्तु पूर्णतः क्या हो, दृढ़ हो, रिजिड, परफेक्टली हो, पूर्णतः हो। क्लियर। अर्थात विरामावस्था या गत्यावस्था में वस्तु पर बल लगाने पर, अर्थात यह तो वस्तु विरामावस्था में रहेगा, यह तो गत्यावस्था में रहेगा, यह तो रुका हुआ रहेगा, चलते हुए रहेगा। इंसान या तो रुका हुआ रहता है, यह तो चलता है। पानी अगर रुका हुआ रहता है या तो बहते हुए रहता है। दो स्थिति होती है, तालाब का पानी रुका हुआ रहता है, नदी का पानी बहता हुआ रहता है। देखे हो। क्लियर। तो उसी के बेस पे है कि अर्थात यदि यह विरामावस्था में या फिर गत्यावस्था में अथवा गत्यावस्था में वस्तु पर बल लगाने पर उसके अणुओं अथवा परमाणुओं के बीच सापेक्ष विस्थापन ना हो, उसके सापेक्ष क्या ना हो, विस्थापन ना हो, परंतु कोई भी पदार्थ पूर्णतः दृढ़ नहीं होता है। परंतु कोई भी पदार्थ आपका पूर्णतः दृढ़ नहीं होता है। वस्तुतः जब हम किसी वस्तु पर बाह्य बल आरोपित करते हैं तो
उसमें कुछ न कुछ विरूपण, तो उसमें कुछ न कुछ विरूपण उत्पन्न हो जाता है, विरूपण उत्पन्न हो जाता है। इस स्थिति में लगने वाले बल को, इस स्थिति में लगने वाले बल को विरूपक बल कहते हैं। इस स्थिति में लगने वाले बल को क्या बोलते हैं? विरूपक बल बोलते हैं। इस स्थिति में लगने वाले बल को हम लोग क्या बोलते हैं? विरूपक बल बोलते हैं। क्लियर? क्या बल बोलते हैं? विरूपक बल। तो वस्तुतः जब हम किसी वस्तु पर बाह्य बल आरोपित करते हैं तो उसमें कुछ न कुछ विरूपण उत्पन्न हो जाता है। तो इस स्थिति में लगने वाले बल को विरूपक बल कहते हैं। इस स्थिति में लगने वाले बल को हम लोग क्या बोलते हैं? विरूपक बल बोलते हैं। तो जब वस्तु पर बाह्य बल लगाया जाता है तो अध्ययन के तरीके के अनुसार में उस पर क्या होता है? विस्थापन होता है। तो इससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पर ठोसों के यांत्रिक गुण को देखने वाले हैं। तो ये प्रस्तावना के बेस पे है भाई। तो चलिए आगे इसके कंटेंट को हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब विरूपक बल वस्तु के आकार अथवा आकृति अथवा आयतन या सभी में परिवर्तन कर सकता है। जो विरूपक बल होता है भाई, जो आप लोगों का विरूपक बल होता है, देखिए यहाँ पर इस चीज को मैं बता रहा हूँ। जो आप लोगों का विरूपक बल है वह वस्तु के आकार अथवा आकृति में, जो आप लोगों का विरूपक बल है वह वस्तु के आकार अथवा आकृति अथवा आयतन या सभी में परिवर्तन कर, या सभी में क्या करके? परिवर्तन करके, या सभी में क्या करके? परिवर्तन कर सकता है। जो विरूपक बल है वह वस्तु के बल या वस्तु का आकार अथवा आकृति में क्या कर सकता है? परिवर्तन कर सकता है। तो इसी चीज को बोल रहा है कि जो आप लोगों का विरूपक है, विरूपक बल वस्तु के आकार, विरूपक बल वस्तु के आकार अथवा वस्तु के आकार अथवा आकृति, आकार अथवा आकृति अथवा आयतन में, अथवा आयतन या सभी में, अथवा आयतन या सभी में परिवर्तन कर, आयतन या सभी में परिवर्तन कर, सभी में परिवर्तन कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है। विरामावस्था में वस्तु पर जब कोई विरूपक बल, विरामावस्था में वस्तु पर जब कोई विरूपक बल, यहाँ पर देखिए अब विरामावस्था की बात आ गया। देखिए भाई, विरामावस्था में वस्तु पर, विरामावस्था में वस्तु पर जब कोई विरूपक बल लगे, जब कोई विरूपक बल लगे, जब कोई विरूपक बल लगे, विरूपक बल लगे, जब कोई विरूपक बल आरोपित किया जाता है, जब कोई विरूपक बल आरोपित किया जाता है, जब कोई विरूपक बल आरोपित किया जाता है, आरोपित किया जाता है तो विरामावस्था में ही उसके आकार, तो विरामावस्था में ही, तो विरामावस्था में ही उसके आकार या आकृति में, 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 उसके आकार या आकृति में ही उसके आकार या आकृति दोनों, उसके आकार या आकृति दोनों, उसके आकार या फिर आकृति, उसके आकार या आकृति दोनों में परिवर्तन हो जाता है, दोनों में परिवर्तन हो जाता है, दोनों में परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन का परिणाम स्वरूप, परिवर्तन का परिमाण विरूपक बल तथा वस्तु के, 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 विरूपक बल तथा वस्तु दोनों के प्रकृति पर निर्भर करता है, दोनों के प्रकृति पर निर्भर करता है, प्रकृति पर निर्भर करता है।
इस चीज़ को फिर से मैं रिपीट करने वाला हूँ। देखो इस चीज़ में यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि विरूपक बल वस्तु के आकार अथवा आकृति अथवा आयतन या सभी में परिवर्तन कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है। तो विरामावस्था में वस्तु पर जब कोई विरूपक बल आरोपित किया जाता है, विरूपक बल आरोपित किया जाता है, तो विरामावस्था में ही उसके आकार या आकृति में, विरामावस्था में ही उसके आकार या आकृति में या दोनों में परिवर्तन हो जाता है भाई। या तो आकार में परिवर्तन होगा या आकृति में परिवर्तन होगा, या फिर क्या हो सकता है कि दोनों में परिवर्तन हो जाए भाई। या तो तुम, या तो मैं, या तो हम दोनों, इस तरीके से जो बातचीत होती है ना, बस वही है। या फिर आकृति में परिवर्तन होगा या फिर आकार में परिवर्तन होगा भाई। तो इसी चीज को बोल रहा है, जब परिवर्तन का परिमाण विरूपक बल, जब परिवर्तन का परिमाण, इस चीज को देखिए, परिमाण मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस वर्ड को याद रखिए भाई। परिमाण विरूपक बल तथा वस्तु दोनों के प्रकृति पर, विरूपक बल तथा वस्तु दोनों के प्रकृति पर निर्भर करता है। तो किसी तार पर बल लगाने से, किसी तार पर बल लगाने से, अब भाई देखो चेंज हो गया ना, अब किसी तार पर हम लोग बल लगाने वाले हैं। तो किसी तार पर बल लगाने से उसकी लंबाई में, किसी तार पर बल लगाने से उसकी लंबाई में वृद्धि होगी, उसकी लंबाई में वृद्धि होगी। गैस से भरे पिस्टन युक्त बेलन में, गैस से भरे पिस्टन युक्त बेलन में पिस्टन की स्थिति परिवर्तित करने से, पिस्टन की स्थिति परिवर्तित करने से उसके आयतन में परिवर्तन होगा, उसके आयतन में परिवर्तन होगा। किसी वस्तु का एक सिरे से कसकर, किसी वस्तु का एक सिरे से कसकर सम्मुख सिरे पर स्पर्शीय बल लगाने से, सम्मुख सिरे पर स्पर्शीय बल लगाने से उसकी आकृति में परिवर्तन होगा, उसके आकृति में क्या हो जाएगा, परिवर्तन होगा भाई। तथा दंड को एक सिरे से कस करके, जो दंडवत रहता है ना, दंड का दो सिरा होता है, जैसे डंडा है उसका एक सिरा, दूसरा सिरा, उसी प्रकार यहाँ पर एक दंड है, तो उस दंड के सिरे को कस करके, सिरे को हम लोग कस करके क्षैतिज पर, उसके क्षैतिज तथा दूसरे स्वतंत्र सिरे पर भार लटकाया जाता है, भार को लटकाया जाता है तथा उसके आकार तथा आकृति में हम लोग क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। तो उसमें बंकन होगा, मतलब बैंडिंग, बंधन ऊर्जा, जो हम लोग पढ़े थे ना पिछले चैप्टर में, आदि विरूपण के कारण क्या होते हैं, उसके अंतर्गत आते हैं, मतलब उसके उदाहरण के फलस्वरूप होते हैं। क्लियर। तो विरूपक बल वस्तु का आकार अथवा आकृति, जो विरूपक बल होता है वस्तु का आकार, इस चीज को मैं यहाँ से फिर से रिपीट कर रहा हूँ। देखिए जो विरूपक बल होता है वह वस्तु के, ये क्या है आप लोगों का विरूपक बल, क्या बल है, विरूपक बल वस्तु के आकार, या तो आकार पे होगा या तो आकृति पर होगा, अथवा आयतन या सभी में परिवर्तन कर सकता है, आयतन या सभी में क्या कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है। तो विरामावस्था में वस्तु पर जब कोई विरूपक बल आरोपित किया जाता है, विरूपक बल आरोपित किया जाता है, तो विरामावस्था में ही उसके आकार या आकृति में, आकार या आकृति में ही, उसके आकार या आकृति में या दोनों में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो परिवर्तन का जो परिमाण होता है विरूपक बल तथा वस्तु के प्रकृति पर क्या करता है, निर्भर करता है। ठीक है, वस्तु के वह प्रकृति पर क्या करता है, निर्भर करता है। तो ये विरूपक बल के अंतर्गत ये चीज आ रहा है। ये जो हमारा जो कंटेंट अभी का देखे हैं वो इसके थ्रू से है भाई। इसके बाद का जो कंटेंट है भाई, उस कंटेंट को हम लोग देखते हैं यहाँ पर। आगे का जो कंटेंट है, ठोसों में प्रत्यास्थता का कारण, ठीक है, रीजन फॉर इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स। ठोसों में प्रत्यास्थता का कारण, वास्तव में ठोसों में प्रत्यास्थता की वस्तु क्या होती है, अप्रत्यास्थता की वस्तु होती है। वास्तव में प्रत्यास्थता का गुण क्या होता है, या किस प्रकार का होता है, या किस प्रकार इफेक्टिव डालता है, इस चीज को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो ठोसों में प्रत्यास्थता का कारण क्या है, इस चीज को हम लोग चलिए देखते हैं। तो हमारा अगला जो कंटेंट है, अगला जो टॉपिक है वो है ठोसों में प्रत्यास्थता का कारण। ठोसों में प्रत्यास्थता का कारण, ये क्या है, ठोसों में प्रत्यास्थता का कारण। तो चलिए इस चीज को भाई हम लोग यहाँ पर लिखते हैं भाई, ठोसों में प्रत्यास्थता का कारण, ठोसों में प्रत्यास्थता का कारण, ठोसों में प्रत्यास्थता का कारण, प्रत्यास्थता का कारण। चलिए ठोसों में प्रत्यास्थता का कारण, इस चीज को हम लोग देखते हैं। क्लियर। चलिए तो ठोसों में प्रत्यास्थता का कारण को देखते हैं। प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं। प्रत्येक पदार्थ, फर्स्ट देखिए, प्रत्येक जो पदार्थ होता है, प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। छोटे छोटे कणों
कणों से मिलकर बने होते हैं, कणों से मिलकर बने होते हैं, छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं, से कण अथवा परमाणु होते हैं, जो कि क्या होते हैं, अणु अथवा परमाणु होते हैं, जो कि अणु अथवा क्या होते हैं, परमाणु होते हैं, जो अणु तथा परमाणु होते हैं। इस तरीके से है भाई, यहाँ पर देखते हैं, इस तरीके से देख लीजिए, क्लियर। इस तरीके से देखिए, अब इसके चारों तरफ ये लगा रहा है भाई, छोटे छोटे इस तरीके से बने हैं भाई, इस तरीके से है, ठीक है। प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे अणु से मिलकर बने होते हैं और प्रत्येक अणु छोटे छोटे परमाणु से मिलकर बने होते हैं। परमाणु के ऊपर नाभिक होता है भाई, नाभिक में दो कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन धन आवेशित होता है, इलेक्ट्रॉन आप लोगों का ऋण आवेशित होता है और न्यूट्रॉन आप लोगों का अनावेशित होता है, क्लियर। चलिए इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। अब यहाँ से देखते हैं, देखिए यहाँ से क्या होता है, ये नाभिक, अगर इस चीज़ को हम लोग देखते हैं, इसको बोला जाता है नाभिक, इसको क्या बोला जाता है, नाभिक। यहाँ पर दो पार्टिकल्स होते हैं, पहला होता है प्रोटॉन जो कि पॉजिटिव होता है, एक होता है आप लोगों का न्यूट्रॉन जो कि आप लोगों का क्या होता है, न्यूट्रॉन अनावेशित होता है, जीरो होता है, ठीक है। इसको चारों तरफ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, चक्कर लगाते हैं भाई, यहाँ पर ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है जो कि ऋण आवेशित होता है, क्लियर, जो कि क्या होता है, ऋण आवेशित होता है, क्लियर। तो यहाँ पर बोल रहा है, देखिए कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं, प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं तथा से कण के अणु तथा परमाणु होते हैं, से अणु तथा क्या होते हैं, परमाणु होते हैं। किसी ठोस में उसके अणुओं या परमाणुओं के बीच की, किसी ठोस में उसके अणुओं या परमाणुओं के बीच की माध्य दूरी को अंतर आणविक या अंतर परमाणविक दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतर आणविक दूरी या अंतर परमाणविक दूरी कहते हैं। किसी ठोस में उसके अणुओं के, देखिए किसी ठोस में नोट डाउन करते हुए चले जाएंगे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है। तो किसी ठोस में उसके अणुओं या परमाणुओं के, किसी ठोस में उसके अणुओं या फिर परमाणुओं किसी ठोस में उसके अणुओं या परमाणुओं के बीच, अणु या परमाणु के बीच, इस तरीके से है, ये अणु है, ये मान लेते हैं परमाणु है, ये आपका अणु परमाणु, ये है आपका अणु, इसके बीच, क्लियर। तो किसी ठोस में उसके अणुओं या परमाणुओं के बीच, किसी ठोस में उसके अणुओं या परमाणुओं के बीच, किसी की माध्य के बीच के माध्य दूरी को अंतरा आणविक या अंतरा परमाणविक या अंतरा परमाणविक दूरी कहते हैं, या अंतरा परमाणविक दूरी कहते हैं, दूरी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स कण से मिलकर के बने होते हैं, प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं और ये कण अथवा परमाणु हो सकते हैं। जो अणु होते हैं परमाणु से मिलकर बने होते हैं, परमाणु आप लोगों के नाभिक से, जैसे कि यहाँ पर बताया मैं, किसी ठोस में उसके अणु या परमाणु के बीच की दूरी, किसी ठोस में, कोई भी सॉलिड में ना, किसी ठोस में उसके अणुओं या परमाणुओं के बीच की माध्य दूरी को अंतरा आणविक दूरी या अंतरा परमाणविक दूरी कहते हैं, क्लियर। थर्ड जो चीज़ है, इस थर्ड चीज़ को यहाँ पर लिखते हैं, ठोस के अंदर किसी भी अणु पर अन्य अणुओं के कारण लगने वाला परिणामी बल शून्य होता है, क्लियर। ठोस के अंदर किसी भी अणु, इस चीज़ को लिखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, किसी ठोस के अंदर किसी भी
किसी भी अणु पर अन्य अणुओं के कारण लगने वाले परिणामी बल शून्य होता है। परिणामी बल क्या होता है? शून्य होता है। परिणामी बल शून्य होता है। अतः इसके अंदर प्रत्येक अणु साम्यावस्था में होते हैं। साम्यावस्था में होते हैं, जिससे इसका आकार तथा आकृति क्या होती है? नियत होती है। तो चौथा हम लोग कर सकते हैं, इसका आकार तथा आकृति क्या होती है? नियत होती है। क्लियर? तो इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। देखिए, प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं। जो यहाँ पर बताया मॉलिक्यूल्स, छोटे छोटे कणों से। प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। से कण अथवा परमाणु होते हैं। किसी ठोस में उसके अणुओं या परमाणुओं के बीच के माध्य की दूरी अंतरा आणविक दूरी या अंतरा परमाणुक दूरी कहलाती है। ठोस के अंदर किसी भी अणु पर अन्य अणुओं के कारण लगने वाला परिणामी बल क्या होता है? शून्य होता है। अतः इसके अंदर प्रत्येक अणु साम्यावस्था में होते हैं, जिससे कि इसका आकार तथा आकृति क्या होती है? नियत होती है। जिससे आकार तथा आकृति क्या होती है? नियत होती है। जितना प्रोटॉन की संख्या होती है उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है पॉजिटिव होता है, जो इलेक्ट्रॉन लेता है नेगेटिव होता है। ठीक है? जो धन आवेश धनी होते हैं, जो धनी है वो धन आवेश, जो ऋणी है वो आप लोगों का ऋण आवेश होता है। इसको इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अंतर्गत हम लोग इस चीज़ को देखे हैं और इसको आप लोग 12th क्लास में भी पढ़ने वाले हैं। तो ये था हमारा ठोसों में प्रत्यास्थता का कारण, रीजन फॉर इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स। चलिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट कंटेंट क्या है। इसके बाद जो भी ठोस से रिलेटेड है। ठीक है? ठोस में अणु बहुत पास होते हैं। ठोस में अणु क्या होते हैं? बहुत पास होते हैं। इस तरीके से देखिए, ये आप लोग मान लेते हैं कि सॉलिड है, ठोस है। ठीक है? तो इसमें जो अणु होते हैं बहुत ही पास होते हैं। इसमें अणु देखिए बहुत पास होते हैं। इस तरीके से ठोस में अणु बहुत ही इस तरीके से ठोस में अणु देखिए, ठोस में अणु इस तरीके से पास होते हैं। देखिए, ये आप लोगों का ठोस है, ये आप लोगों का ठोस है ना, ये अणु है, ये अणु है। देखिए, तो ठोस में अणु बहुत पास होते हैं। ठोस में अणु बहुत पास होते हैं। देखिए, पहला चीज, ठोस में अणु बहुत पास होते हैं। ठोस में अणु बहुत पास होते हैं। अतः उनके मध्य आकर्षण बल, देखिए, अतः उनके मध्य आकर्षण बल लगता है। उनके मध्य क्या रहेगा? आकर्षण बल लगेगा। बिल्कुल लगेगा, इसके मध्य में तो ये आकर्षण बल लगेगा ही। आकर्षण बल, इसके बीच में क्या लगेगा? आकर्षण बल लगेगा भाई। आकर्षण बल लगता है जब उनके बीच की दूरी क्रमशः कम होती जाती है। जब उनके बीच की दूरी कम होती जाती है, इसके बीच की दूरी क्या होती जाती है? कम होती जाती है। जैसे कि यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए, जैसे इसकी यहाँ देखिए, इसके बीच की दूरी यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। अब ये कम होती जा रही है। देखिए, इस तरीके से इसके बीच की दूरी क्या होती जाती है? कम होती जाती है। इसके बीच की दूरी क्या होती है? कम होती जाती है। इसके बीच की दूरी कम होती जाती है ना, बीच की दूरी।
तो दूसरा देखते हैं, ठोस में अणु बहुत क्या होते हैं, पास पास होते हैं। दूसरा हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, देखिए दूसरा हम क्या देखते हैं, उनके मध्य आकर्षण बल लगता है, उनके मध्य आकर्षण बल लगता है, उनके मध्य आकर्षण बल लगता है। नोट डाउन करते चले जाएंगे सभी। उनके मध्य क्या लगता है, आकर्षण बल लगता है, उनके मध्य आकर्षण बल लगता है, उनके मध्य आकर्षण बल लगता है। जब उनके बीच की दूरी क्रमशः कम होती जाती है, जब उनके बीच की दूरी क्रमशः कम होती जाती है, जब उनके बीच की दूरी क्रमशः कम होती जाती है, क्रमशः कम होती जाती है। क्लियर। जब उनके बीच की दूरी क्रमशः क्या होती है, कम होती जाती है। क्लियर, कम होती जाती है तो आकर्षण बल का मान क्रमशः बढ़ने लगता है। कम होती जाती है तो आकर्षण बल का मान आकर्षण बल का मान क्रमशः बढ़ते जाता है, क्रमशः बढ़ते जाता है। ठीक है, तो उनका आकर्षण बल का मान, उनके आकर्षण बल का मान क्रमशः बढ़ते जाता है, परंतु एक निश्चित दूरी से कम होने पर, क्या होने पर, कम होने पर। इस चीज़ को देखिए, लेकिन एक निश्चित दूरी से और कम होने पर उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के अतिव्यापन के कारण, उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के अतिव्यापन के कारण अणुओं के मध्य विकर्षण बल लगना प्रारंभ हो जाता है। अतिव्यापन के कारण अणुओं के मध्य विकर्षण बल, आकर्षण नहीं, विकर्षण बल लगना प्रारंभ हो जाता है। विकर्षण बल लगना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को बोल रहा है कि जब ठोस में अणु बहुत पास पास होते हैं, जैसे कि इस डायग्राम के बेस पे आप लोग देख सकते हैं, ठोस में अणु जब बहुत पास पास होते हैं, अतः उनके मध्य आकर्षण बल लगता है। उनके मध्य क्या लगता है, आकर्षण बल लगता है। जब उनके बीच की दूरी क्रमशः कम होती जाती है तो आकर्षण बल का मान क्रमशः बढ़ते जाता है, परंतु एक निश्चित दूरी से और कम होने पर, उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के अतिव्यापन के कारण, अणुओं के मध्य विकर्षण बल लगना प्रारंभ हो जाता है। प्रारंभ हो जाता है। तब हम लोग ये देखते हैं, तो इस प्रकार दूरी में क्रमशः कमी की जाए तो आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों बढ़ने लगते हैं। आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल क्या होने, बढ़ने लगते हैं। ये दूरी कम हो गया तो यहाँ पर आप लोगों का आकर्षण जो बल है, यहाँ जो आकर्षण बल है, यहाँ जो आप लोगों का प्रतिकर्षण बल है, ये दोनों बढ़ने लगते हैं भाई। ये दोनों क्या होने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं। ये दोनों बढ़ने लगते हैं। ठीक है, इसी चीज़ को बोल रहा है कि दूरी को क्रमशः कम की जाए, दूरी को क्रमशः कम कर दी जाए, दूरी को क्रमशः कम
दी जाए, दूरी को क्रमशः कम कर दी जाए तो आकर्षण बल एवं प्रतिकर्षण बल, आकर्षण बल एवं प्रतिकर्षण बल बढ़ने लगता है, बढ़ने लगता है तथा एक निश्चित दूरी पर दोनों बलों का परिमाण समान होने के कारण परिणामी बल का मान शून्य हो जाता है। परिणामी बल का मान क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है, जिसे अणुओं अथवा परमाणुओं की संतुलन अवस्था कहते हैं। जिसे अणुओं या परमाणुओं के क्या कहते हैं? संतुलन की अवस्था कहते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? जिसे अणुओं या परमाणुओं की संतुलन की अवस्था कहते हैं। संतुलन की अवस्था कहते हैं। यहाँ पर इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? संतुलन की अवस्था कहते हैं। तो देखिए, जब ठोस में अणु बहुत पास होते हैं अतः उनके मध्य आकर्षण बल लगता है। जब उनके बीच की दूरी क्रमशः कम होती जाती है तो आकर्षण बल का मान क्रमशः बढ़ते जाता है, परंतु एक निश्चित दूरी से और कम होने पर उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के अतिव्यापन के कारण अणुओं के मध्य विकर्षण बल लगना प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार दूरी में क्रमशः और कमी की जाए तो आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों बढ़ने लगते हैं तथा एक निश्चित दूरी पर दोनों बलों का परिमाण समान होने के कारण परिणामी बल का मान शून्य हो जाता है, जिससे अणुओं अथवा परमाणुओं की संतुलन अवस्था क्या होती है? इस अवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं? संतुलन की अवस्था कहते हैं। तो ठोस में अणु बहुत पास होते हैं अतः उनके मध्य आकर्षण बल लगता है। जब उनके बीच की दूरी क्रमशः कम होती जाती है तो आकर्षण बल का मान क्रमशः बढ़ते जाता है, परंतु एक निश्चित दूरी से कम होने पर उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के अतिव्यापन के कारण अणुओं के मध्य विकर्षण बल लगना प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार दूरी में क्रमशः और कमी की जाए तो आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों बढ़ने लगते हैं तथा एक निश्चित दूरी पर दोनों बलों का परिमाण समान होने के कारण परिणामी बल का मान क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है, जिससे अणुओं का या परमाणुओं का क्या अवस्था कहते हैं? संतुलन की अवस्था कहते हैं। अब देखते हैं हम लोग प्रत्यास्थता से संबंधित महत्वपूर्ण भौतिक राशियों को निम्नानुसार परिभाषित किया जाता है। अब प्रत्यास्थता से संबंधित जो हमारे महत्वपूर्ण जो भौतिक राशि हैं, प्रत्यास्थता से संबंधित जो हमारे पास महत्वपूर्ण क्या है? भौतिक राशियां हैं, उस भौतिक राशियों को हम लोग प्रत्यास्थता के बेस पे देखते हैं भाई कि इसके अंतर्गत क्या आता है। तो पहला हम लोग प्रत्यास्थता को देखते हैं। प्रत्यास्थता को जब किसी वस्तु पर बाह्य विरूपक बल लगाते हैं, जब किसी वस्तु पर बाह्य विरूपक बल लगाते हैं तो प्रत्यास्थता से संबंधित महत्वपूर्ण भौतिक राशियां जिसको निम्नानुसार परिभाषित किया जाता है। तो पहला प्रत्यास्थता के अंतर्गत हम इस चीज़ को देखते हैं। देखिए, पहला प्रत्यास्थता, तो प्रत्यास्थता के अंतर्गत देखते हैं जब किसी वस्तु पर बाह्य विरूपक बल लगाते हैं तो वस्तु का आकार या आकृति, तो वस्तु का आकार ना, इस चीज़ को देखिए, तो वस्तु का आकार या फिर आकृति अथवा दोनों परिवर्तित हो जाते हैं, अर्थात वस्तु विरूपित हो जाती है अथवा विकृत हो जाती है। क्लियर? तो हम लोग अभी देख रहे हैं इलास्टिसिटी, देख रहे हैं हम लोग प्रत्यास्थता। एग्जाम में आता है भाई, प्रत्यास्थता को हमेशा एग्जाम में पूछता है। ठीक है, इस चीज़ को देखते हैं हम लोग। देखिए कि जब किसी वस्तु पर बाह्य विरूपक बल लगाते हैं तो वस्तु का आकार, साइज या आकृति, शेप अथवा दोनों परिवर्तित हो जाते हैं, अर्थात वस्तु क्या हो जाती है? विरूपित हो जाती है अथवा विकृत हो जाती है। तथा जब बाह्य विरूपक बल को हटा लिया जाता है, तो वस्तु फिर अपनी प्रारंभिक आकार या आकृति ले लेती है। आकृति ले लेती है। जैसे कि आपको एक एग्जांपल के बेस पे हम इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि एग्जांपल के बेस पे। क्लियर? तो हम लोग देख रहे हैं प्रत्यास्थता से संबंधित महत्वपूर्ण भौतिक राशियाँ जिसको निम्नानुसार हम लोग परिभाषित करते हैं। तो पहला प्रत्यास्थता के अंतर्गत होता है जब किसी वस्तु पर बाह्य विरूपक बल लगाते हैं
जब किसी वस्तु पर बाह्य विरूपक बल लगाते हैं तो वस्तु का आकार या आकृति अथवा दोनों परिवर्तित हो जाते हैं, अर्थात वस्तु विरूपित अथवा विकृत हो जाती है। तथा जब बाह्य विरूपक बल को हटा लिया जाता है तो वस्तु फिर अपना प्रारंभिक आकार या आकृति ले लेती है। उदाहरण जैसे जब हम रबड़ बैंड के एक सिरे को स्थिर रखकर दूसरे सिरे से खींचते हैं तो उसकी लंबाई बढ़ जाती है, क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। परंतु छोड़ देने पर रबड़ बैंड पुनः अपनी प्रारंभिक लंबाई को प्राप्त कर लेती है। लंबाई को प्राप्त कर लेती है। पदार्थ के इस गुण को प्रत्यास्थता कहते हैं। पदार्थ के इस गुण को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रत्यास्थता कहते हैं। जिस वस्तु में प्रत्यास्थता का गुण होता है भाई, जिस वस्तु में प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है उसे प्रत्यास्थ वस्तु कहते हैं। ठीक है, तो जिस वस्तु में प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है उसे प्रत्यास्थ वस्तु कहते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रत्यास्थ वस्तु बोलते हैं। तो जिस वस्तु में प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है उसे प्रत्यास्थ वस्तु कहते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। तो प्रत्यास्थता के अंतर्गत हम लोगों ने ये चीज़ को देखा कि जब किसी वस्तु पर बाह्य विरूपक बल लगाते हैं तो वस्तु का आकार या आकृति या आकृति अथवा दोनों परिवर्तित हो जाते हैं, अथवा दोनों परिवर्तित हो जाते हैं। अर्थात वस्तु विरूपित अथवा विकृत हो जाती है, विकृत हो जाती है। तथा जब बाह्य विरूपक बल को हटा लिया जाता है, जब बाह्य विरूपक बल को हटा लिया जाता है तो वस्तु पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति में अपनी प्रारंभिक आकार या आकृति ले लेती है। क्लियर? तो इस चीज़ को हम लोग देख रहे हैं। देखिए कि जैसे कि कोई भी है इस तरीके से है, जो कि अणु के बेस पे है, इस तरीके से है आप लोगों के भाई। क्लियर? अब यहाँ पर छोटे छोटे अणुओं में इस तरीके से मिल करके बना है। देखिए इस तरीके से इसको हटा देंगे तो यह पुनः अपने क्या हो जाएगा? इसको हटा दूंगा तो फिर पुनः अपना इस रूप में आ जाएगा। ठीक है, इसी चीज़ को बोल रहा है ना ये। क्लियर? तो इस चीज़ को ये बोल रहा है कि ये जब किसी वस्तु पर बाह्य विरूपक बल लगाया जाता है, तो उसके वस्तु का आकार या आकृति में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि इसको हटाऊंगा तो ये पुनः इसके जैसे दिखेगा, फिर इसको रखूँगा तो मैं इस तरीके से, ये इस तरीके से दिखता जाएगी। ये देखो है, यहाँ पर दो पार्टिकल होते हैं। अगर जूम करके देखेंगे तो यहाँ पर प्रोटॉन होता है, अरे यहाँ पर क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। इस तरीके से नाभिक के पास देखते हैं। तो जब किसी वस्तु पर बाह्य विरूपक बल लगाते हैं तो वस्तु का आकार या आकृति अथवा दोनों परिवर्तित हो जाते हैं,
अर्थात वस्तु विरूपित अथवा विकृत हो जाती है तथा जब बाह्य विरूपक बल को हटा लिया जाता है तो वस्तु फिर अपना प्रारंभिक आकार ए या आकृति ले लेती है। उदाहरण, जब हम रबड़ बैंड के एक सिरे को स्थिर रखकर दूसरे सिरे से खींचते हैं तो उसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु छोड़ देने पर रबड़ बैंड पुनः अपनी प्रारंभिक लंबाई को प्राप्त कर लेती है। पदार्थ के इस गुण को प्रत्यास्थता का गुण कहते हैं और जिस वस्तु में प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है उसको हम लोग प्रत्यास्थ वस्तु कहते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रत्यास्थ वस्तु कहते हैं। उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रत्यास्थ वस्तु कहते हैं। तो ये प्रत्यास्थता से संबंधित जो महत्वपूर्ण भौतिक राशि हैं उसको हम लोग 1 बाय 1 करके परिभाषित करते जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग एक चीज़ को याद रखिएगा कि जब किसी वस्तु पर बाह्य विरूपक बल लगाया जाता है तो वह वस्तु के आकार या आकृति में परिवर्तन करती है, दोनों में परिवर्तन कर देती है, जो कि विरूपक बल के कारण होती है भाई। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अर्थात यहाँ पर एक निष्कर्ष पर पहुँचते हैं। अर्थात प्रत्यास्थता किसी पदार्थ की, अर्थात प्रत्यास्थता देखिए, अर्थात प्रत्यास्थता किसी पदार्थ का वह गुण है, किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वस्तु किसी विरूपक बल द्वारा होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। किसका विरोध करती है? परिवर्तन का विरोध करती है तथा बल को हटा लेने पर अपनी पूर्वावस्था में आ जाती है। जैसे इस तरीके से रबड़ का कोई है, इस पर हम लोग बल लगाए हैं, इस तरीके से बल लगाए हैं तो ये इधर निकल जाएगा, इस तरीके से निकल जाएगा। लेकिन इस बल को पुनः हम लोग हटा लेंगे तो यह पुनः फिर आपका इस शेप पर आ जाएगा, ये आपके पूर्वावस्था में आ जाएगी, पूर्वावस्था में। ठीक है, इस तरीके से पूर्वावस्था में आ जाएगी। ये आप लोगों की प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की तरफ बढ़ रही है। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रत्यास्थता बोलते हैं। तो प्रत्यास्थता किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वस्तु किसी विरूपक बल द्वारा होने वाले परिवर्तन का क्या करती है? विरोध करती है तथा बल को हटा लेने पर अपनी पूर्वावस्था में क्या करती है? आ जाती है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रत्यास्थता बोलते हैं। इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रत्यास्थता बोलते हैं। अर्थात प्रत्यास्थता किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण वस्तु किसी विरूपक बल द्वारा होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है तथा बल को हटा लेने पर अपनी पूर्वावस्था में क्या करती है? यह आ जाती है। यही आप लोगों के प्रत्यास्थता का गुण कहलाती है। किसकी गुण कहलाती है? प्रत्यास्थता का गुण कहलाती है। दूसरा हम लोग देखते हैं जिसमें प्रत्यास्थता आ जाती है वह प्रत्यास्थ वस्तु कहलाती है। तो उसी को हम लोग देखते हैं भाई। दूसरी चीज में हम लोग इस चीज को देखते हैं प्रत्यास्थ वस्तुएं को। दूसरा हम लोग देखते हैं प्रत्यास्थ वस्तुएं को। दूसरा चीज है हमारे पास वे वस्तुएं जिन पर बाह्य विरूपक बल लगाने से विरूपित या विकृत हो जाती है। विरूपित या विकृत हो जाती है। विकृत हो जाती है तथा बल हटा लेने पर अपनी पूर्वावस्था में आ जाती है। अपनी पूर्वावस्था में आ जाती है। प्रत्यास्थ वस्तुएं कहलाती है। प्रत्यास्थ वस्तुएं कहलाती है। प्रत्यास्थ वस्तुएं कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ये बोल सकते हैं कि वे वस्तुएं जिन पर बाह्य विरूपक बल लगाने से वे वस्तुएं जिन पर बाह्य विरूपक बल लगाने से यह विरूपित या विकृत हो जाती है तथा बल हटा लेने पर अपनी पूर्वावस्था में आ जाती है, प्रत्यास्थ वस्तुएं कहलाती है। जैसे तांबा, सोना, चांदी, इस्पात आदि एक निश्चित सीमा तक प्रत्यास्थ वस्तुओं के उदाहरण हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के बेस में देखेंगे भाई, उदाहरण के बेस पे, तो उदाहरण में क्या क्या आ जाएगा? यहाँ से देखेंगे तो तांबा आ जाएगा, सोना आ जाएगा, चांदी आ जाएगा और क्या आ जाएगा? इस्पात, और आ जाएगा आपका इस्पात।
एक निश्चित सीमा तक प्रत्यास्थ वस्तुओं का उदाहरण है। प्रत्यास्थ वस्तुओं में अस्थायी विकृति उत्पन्न होती है। प्रत्यास्थ वस्तुओं में अस्थायी विकृति उत्पन्न होती है तथा यह तब तक होता है जब तक बाह्य बल आरोपित रहता है। जब तक बाह्य बल क्या रहता है? आरोपित रहता है। ठीक है, तो प्रत्यास्थ वस्तुओं के अंतर्गत में हम लोगों ने ये चीज़ देखा है कि वे वस्तुएं जिन पर बाह्य विरूपक बल लगाने से विरूपित या विकृत हो जाती है तथा बल हटा लेने पर अपनी पूर्वावस्था में आ जाती है, प्रत्यास्थ वस्तुएं कहलाती है। तांबा, सोना, चांदी, इस्पात आदि एक निश्चित सीमा तक प्रत्यास्थ वस्तुओं का उदाहरण है। प्रत्यास्थ वस्तुओं में अस्थायी विकृति उत्पन्न होती है तथा यह तब तक होता है जब तक बाह्य बल आरोपित होते रहता है। यह हो गया आप लोगों के प्रत्यास्थ वस्तुएं के अंतर्गत ये चीज आप लोगों का आ गया भाई कि प्रत्यास्थ वस्तुएं किस तरीके से होती है। तो वे वस्तुएं जिन पर बाह्य विरूपक बल लगाने से विरूपित या विकृत हो जाती है तथा बल हटा लेने पर अपनी पूर्वावस्था में आ जाती है, प्रत्यास्थ वस्तुएं कहलाती है। तांबा, सोना, क्या बोलते हैं, चांदी, इस्पात आदि एक निश्चित सीमा तक प्रत्यास्थ वस्तुओं के उदाहरण होते हैं। एक निश्चित सीमा तक क्या होती है? प्रत्यास्थ वस्तुओं की एक सीमा के अंतर्गत होती है। क्लियर? तो इस चीज़ को हम लोग इस तरीके से भी हम लोग जान सकते हैं। प्रत्यास्थ वस्तुओं में अस्थायी विकृति उत्पन्न होती है तथा यह तब तक होते रहता है जब तक इस पर कोई बाह्य बल आरोपित होते रहता है। तो ये प्रत्यास्थ वस्तु के अंतर्गत आ जाएगा। तो इसमें प्रत्यास्थता का गुण भी पाया जाता है और प्रत्यास्थ वस्तुओं के अंतर्गत भी ये चीज़ आप लोगों का आ जाता है। क्लियर? तो इसके बाद का जो कंटेंट है, जो वीडियो है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। इसके बाद का जो टॉपिक है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो कंटेंट में देखेंगे। तो आज का क्लास को हम लोग यहीं ओवर करते हैं। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।